को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। डर दिखाना जरूरी है उनको जिन्होंने हिंदुस्तान में आतंक फैलाया है, क्योंकि यही भाषा है जो समझ में आती है आतंकवादियों को और पाकिस्तान में बैठे उनके हुक्मरानों को। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के मधुबनी पहुंचे तब उन्होंने देश की जनता से क्या कहा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संबोधित करते हुए अंग्रेजी में क्या कहा और क्यों कहा कि धरती के आखिरी छोर तक खोज कर मारेंगे जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद रुख करेंगे उन घरों का जहां पर चिताएं जली, जहां पर शोक हुआ। नेता भी पहुंचे, बहुत सारी बातें हुई, एक एक करके उनके बारे में बताएंगे कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की कल जो मीटिंग हुई उसमें जो बड़े फैसले हुए और उसमें भी इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने का फैसला, जो आज से पहले पाकिस्तान के साथ हुई किसी भी जंग के दौरान भी खारिज नहीं की गई थी, उसका महत्व क्या है और उसका किस तरह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ये पानी बहुत ज़रूरी है, उनकी जीडीपी के लिए, उनके भरण पोषण के लिए। लेकिन अब उन्हें चुनना होगा। इन सबसे इतर इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिप्लोमेट्स को भारत किस तरह की ब्रीफिंग दे रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह की गीदड़ भभकियों पर उतर आया है। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में लगातार जांच भी चल रही है इस आतंकी हमले की, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में एनकाउंटर चल रहे हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इन सब के बीच सुरक्षा बलों का एक जवान भी शहीद हुआ है। इन सब के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं बिहार के मधुबनी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. हिंदी और अंग्रेजी में बात। और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि पृथ्वी के अंतिम कोने तक आतंकवादियों को तलाशने और अंजाम तक पहुंचाने की बात भारत तय कर चुका है, तो लोगों को याद आया इजराइल का ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक्स में इजराइल के एथलीट्स को आतंकवादियों ने मारा। उसके बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अगले 20 साल तक इस आतंक की घटना में शामिल एक एक आतंकवादी को पूरी दुनिया में ट्रैक किया और उनका शिकार किया, उनको ठिकाने लगाया। इसलिए अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान और दुनिया में जहां भी इस आतंकी घटना से जुड़े लोग और उनके आका मौजूद हैं, उनको निशाने पर लेगी। इन सब के बीच राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी चल रहा है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, देश की अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग की। इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर पर चिंता जताई गई और पाकिस्तान को इस हमले का जिम्मेदार भी बताया गया। विपक्ष की इन मीटिंगों के बाद
सत्ताधारी दल की तरफ से ब्रीफिंग के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में किसको बुलाया गया है, किसको नहीं, इसको लेकर भी कुछ बदकुंचन हुई, लेकिन आखिरी में सारे दल जो महत्वपूर्ण थे वो पहुंचे। इस बैठक के ब्यौरे बता रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथी। जो केंद्र सरकार के बुलावे पे ऑल पार्टी मीटिंग आज आहूत की गई थी और उसके अपडेट्स कुछ सामने आए हैं। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने ये स्वीकार किया कि अगर सब कुछ ठीक होता तो हम आज यहाँ पर क्यों बैठे होते। जाहिर सी बात है कुछ गलत हुआ है और वी वांट टू इंटीमेट अपोजिशन अबाउट द स्टेप्स वी आर टेकिंग एंड गिव एश्योरेंस, यानी हम विपक्ष को बताना चाहते हैं कि हम क्या कदम उठा रहे हैं और आगे के लिए भरोसा दिलाना चाहते हैं। इसके बाद इस मीटिंग में आईबी ने एक प्रेजेंटेशन दिया, तमाम चेक पॉइंट्स के बारे में, तमाम जो स्टेप्स हैं उनके बारे में बताया। अपोजिशन पार्टीज़ के कुछ सांसदों ने, नेताओं ने कुछ सवाल पूछे, उन सवालों से और उस पे सवालों पे आए जवाब से आपको रूबरू करा देते हैं। सीआरपीएफ की मौजूदगी को लेकर सवाल पूछा गया, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी को लेकर सवाल पूछा गया। अभी तक शुरुआती जानकारी के आधार पर जो खबरें आ रही हैं, ये सवाल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूछा, जिस पे सरकार ने कहा कि जो लोकल अथॉरिटी थे उन्होंने एरिया को ओपन करने के पहले कोई जवाब नहीं दिया था। इसके अलावा लोकल पुलिस को भी कोई जवाब नहीं दिया गया था। ये अक्सर जून में अमरनाथ यात्रा के समय होता है, लेकिन जो लोकल टूर ऑपरेटर्स थे उन्होंने पहलगाम के बैसारन वाले इलाके को खोल लिया था। ये बड़ी जानकारी अभी सामने आ रही है। ज़्यादा समय क्यों लगा हेल्प पहुंचाने में? वहां पर सरकार ने कहा कि 45 मिनट का वॉक लगता है नीचे से वहां तक जाने में, और एसओपी जो था, कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, वो ऐसी कोई भी एसओपी वहां पर मौजूद नहीं थी। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ थी? सरकार का जवाब कि जाहिर सी बात है कुछ कमियां थीं, कुछ लैप्सेस थे और उसकी शिनाख्त और उसकी छानबीन ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और प्रतिक्रियाएं आई हैं जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं। इस ऑल पार्टी मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी जो थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है, जो अभी उनका बयान मेरे सामने आया है, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो हमें परमिट करता है कि हम एयर और नेवल ब्लॉकेड लगाएं सेल्फ डिफेंस में अगेंस्ट पाकिस्तान। सीआरपीएफ बैसारन के मेडो में तैनात क्यों नहीं थी और क्विक रिएक्शन टीम को पहुंचने पे वहां समय क्यों लगा, और जो कश्मीरी जो छात्र हैं उनके खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। ये बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ये मान रही है कि इसमें चूक हुई है, इंटेलिजेंस लेवल का फेल्योर हुआ है और लैप्सेस हैं। कम से कम अभी आई जानकारियां तो ऐसा ही कहती हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है जो आया है आज तक के पत्रकार, इंडिया टुडे के पत्रकार मंजीत नेगी के इनपुट के हवाले से। उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स एक मेजर वॉर गेम एक्सरसाइज में शामिल हो चुकी है जिसका नाम है आक्रमण। कहां पर हो रहा है इसकी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सेंट्रल सेक्टर में हो रहा है जहां पे माउंटेन्स में टारगेट बना के पायलट्स जो हैं अटैक की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। इसके अलावा इस पर केंद्रीय मंत्रियों और तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। सुनिए किसने क्या कहा। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहाँ चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहाँ घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडो से जहाँ ये घटना हुई उसके बारे में बताया, और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी हैं और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। अब बात उनकी जिन्होंने पहलगाम के हमले में अपनों को खोया। उनके पार्थिव शरीर आज घर पहुंचे और ये पूरे देश में शोक दिखा। गुजरात के भावनगर में यतीश भाई परमार और उनके बेटे स्मित का अंतिम संस्कार हुआ। पुणे में संतोष जगदाले की अंतिम क्रियाएं उनकी बेटी आसावरी ने की। जयपुर में सीए नीरज उद्वानी के पार्थिव शरीर के पास उनकी पत्नी आयुषी देर तक रोती रहीं। रायपुर में बेटे शौर्य ने पिता दिनेश मिरानिया की आखिरी रस्में निभाई। इंदौर के सुशील नथानियाल को ईसाई रीति रिवाज से विदा किया गया।
कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक के शिवमोगा में मंजुनाथ राव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बेंगलुरु में भारत भूषण को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। ओडिशा में प्रशांत सतपथी की अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पहुंचे। आंध्र प्रदेश में मधुसूदन राव का उनके परिजनों को सौंपा गया शव, लेकिन अभी कुछ सौंपना बाकी है देश को, न्याय इस घटना के लिए। उस न्याय पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये दृश्य देखिए, क्योंकि राष्ट्र को ये विचलित करने वाले दृश्य याद रखने चाहिए अपने संकल्प को, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। 2-3 दिन में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल के लिए भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया। उन्होंने पूछा कि हिंदू कौन है, खाली हिंदू पूछा। फिर बाद में उन्होंने, हम लोग हमारे हस्बैंड को उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। तो उधर के लोग बोले कि आप जो बचे हैं अपनी जान बचा के जाओ, जो जिनको गोली लगी है उनको आर्मी लोग नीचे लेके आएंगे, उनके ट्रीटमेंट होगी, ऐसा बोले थे। लोगों को ऊपर ही छोड़ के चले। जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। दर्शक जानते ही हैं, हमने बीते दिन के 23 अप्रैल के शो में बताया था कि देश में सुरक्षा मामलों की सबसे बड़ी कैबिनेट कमेटी CCS की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हुई थी। इसमें डिप्लोमेटिक प्रहार का 5 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया गया था। इसकी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 9:15 बजे दी थी। इस एक्शन प्लान पर कुछ विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने समझाया है इसका असर और इस पर पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। क्या है ये प्लान? सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, अटारी बॉर्डर की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बंद करना, पाकिस्तानियों को दिए गए सार्क वीज़ा रद्द करना, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और डिफेंस ऑफिशियल्स की वापसी करवाना और उच्चायुक्त में काम करने वालों की संख्या में कटौती करना, 30 का नंबर ले आना। इस एक्शन प्लान का असर क्या है, बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहले बात सिंधु जल समझौते की। 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। इसके साथ ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के बीच नदियों के बंटवारे को लेकर असहमतियां शुरू हो गई। विश्व बैंक ने तब हस्तक्षेप किया। 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच फिर कराची में समझौता हुआ। नाम दिया गया इंडस वाटर ट्रीटी, शॉर्ट में IWT। इसके तहत भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली 6 नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज को 2 हिस्सों में बांटा गया। रावी, ब्यास, सतलुज को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका अधिकार भारत को सौंपा गया। वहीं सिंधु, झेलम और चेनाब को पश्चिमी नदियां माना गया और इनका ज़्यादातर पानी पाकिस्तान को मिलता है। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत पूर्वी नदियों के पानी का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी का कुछ हिस्सा भी भारत को मिलता है और इसका इस्तेमाल बिजली बनाने से लेकर सिंचाई के काम में होता है। पाकिस्तान का 90% कृषि उत्पाद सिंधु समझौते से जुड़ा है। इसके तहत पाकिस्तान को सिंधु और उसकी सहयोगी नदियों का तकरीबन 80% पानी मिलता है। लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की लगभग 61% जनसंख्या इसी सिस्टम से मिलने वाले पानी पर निर्भर है। लाहौर, कराची और मुल्तान जैसे बड़े शहरों की पीने के पानी की ज़रूरत, तरबेला और मंगला जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सब कुछ इसी पानी से चलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की 25% GDP इसी पानी से होने वाली खेती पर टिकी है। इंडस वाटर ट्रीटी दोनों देशों के बीच एक स्थायी समझौता है और यह युद्ध के दौरान भी बरकरार रहता था। यही वजह है कि इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच हुई 3 जंग के दौरान भी इसे बरकरार रखा गया। 65, 71 और 99 की लड़ाई। मुंबई, पठानकोट और पुलवामा में हुए आतंकवादी हमलों के बाद भी इस समझौते को रद्द करने की मांग उठी थी, लेकिन सरकारों ने मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है और इससे पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ना लाजमी है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की तरफ जाने वाली जो 5 बड़ी नदियां हैं जो भारत से जाती हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के इलाकों से, उसमें, और इस वक्त जो समय है, अब जब इस वक्त अब गर्मियां शुरू हो रही हैं, अप्रैल, मई, जून, जब तक कि मानसून नहीं आ जाता, अगर इन खासतौर से इन 2-3 महीनों में भारत सिंधु नदी समझौते के तहत पानी जो डैम बने हैं वहां पर पानी को पूरी तरह से रोक देता है, तो ये आप इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्हीं 2 महीनों के अंदर खासतौर से पंजाब का, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, सिंध है, वहां पर पानी की जो बड़ी किल्लत होगी, न सिर्फ सिंचाई के लिए बल्कि पानी पीने के पानी के लिए, और बाकी और जो वहां पे जो इंडस्ट्रियां चल रही हैं पाकिस्तान की, उसमें जो पानी की किल्लत होगी वो पाकिस्तान को अच्छी तरह से उसकी समझ है। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, अटारी वाघा बॉर्डर का बंद होना। अटारी वाघा लैंड रूट 2005 में शुरू हुआ, 2007 से ट्रकों की आवाजाही शुरू हुई। साल 2012 में भारत ने अटारी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी ICP का उद्घाटन किया, जिससे ज़मीनी रास्ते से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाए जा सके। पिछले 7 वर्षों में इस बॉर्डर के जरिए व्यापारी सामान के अलावा यात्रियों की आवाजाही में भी उतार चढ़ाव देखा गया। हाल के वर्षों में व्यापार के आंकड़े सुधरे भी थे। इन आंकड़ों पर गौर करिए जो अटारी बॉर्डर से व्यापार से जुड़े हैं। 2018-19 में 4,379 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। कोविड महामारी के समय कम हुआ। साल 2023-24 की बात करें तो 3,886 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इस दौरान 71,563 यात्रियों की आवाजाही भी हुई। इस बॉर्डर के रास्ते के बंद होने से व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, हमने एक्सपर्ट से पूछा। एक तरफ तो दुनिया के साथ आपके पड़ोसी का सबसे बड़ा जो देश है, उस देश के साथ वाणिज्य बंद कर चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान के साथ भी आपका वाणिज्य का लिंक बहुत ही खराब है। तो आपके ऊपर एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट, और दूसरी तरफ से जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे IMF वगैरह, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो अगर देश के लिए डेवलपमेंट का अगर रास्ता बनाए, प्लान बनाए, तो वो किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ ट्रेड एक्सपोर्ट नहीं, उस देश पाकिस्तान से कुछ निर्यात होने वाला नहीं है। उनके लिए आयात का साधन कम हो चुका है। तो देश में एनर्जी, फ्यूल, कोल उनके पास है नहीं, ऑयल उनके पास है नहीं, कपास का उनके पास साधन नहीं है। तो सभी चीजें बंद करके वो देश अपने आप में एक अजीब मतलब बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर में ऑलरेडी है, उससे भी ज्यादा रास्ते पर वो चल रहे हैं। अब तीसरे बिंदु की बारी। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना यानी SVEC को कैंसिल कर दिया है। जो पाकिस्तानी इस योजना के तहत भारत में उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। ये स्कीम दक्षिण एशियाई देशों के बीच साझेदारी मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई थी, यूरोपियन यूनियन के मॉडल की तरह। 1992 में लागू हुई इस योजना में 24 स्पेशल कैटेगरी बनाई गई थी, जज, अधिकारी, कारोबारी, खिलाड़ी इत्यादि। यानी इस योजना में आम लोग शामिल नहीं थे। भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका के इन स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को इन देशों में स्वतंत्र आवाजाही की सुविधा दी गई। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के लिए शुरुआत से ही कुछ शर्तें लागू की थी। मसलन इस योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिक भारत में चुनिंदा जगहों पर ही जा सकते थे, लेकिन अब उसे भी पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नॉर्मल वीज़ा सेवाओं को भी रद्द कर दिया है। नागरिकों को 27 अप्रैल तक जो पाकिस्तान के नागरिक हैं भारत छोड़ने को कह दिया गया है। मेडिकल वीज़ा पर आए पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। ये साफ संदेश कि भारत अब इस तरह की हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और असर सब पर पड़ेगा। भारत के एक्शन प्लान के 4थे और 5वें पॉइंट्स में भी ये संदेश साफ दिखता है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या में कटौती का ऐलान किया। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में अभी 55 अधिकारी काम कर रहे हैं, अब इनकी संख्या 30 रह जाएगी। भारत लगातार आरोप लगाता रहा कि अधिकारी जासूसी करते हैं। पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में भी अधिकारियों की संख्या कम की जाएगी। इसके साथ ही भारत सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायोग के मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के सलाहकारों को भी अवांछित घोषित कर दिया और उन्हें तुरंत देश छोड़ने को कहा। भारत अपने भी सलाहकारों को वापस बुलाएगा। इस बीच खबर आई कि भारत अपने विदेश मंत्रालय के जरिए यूके, रूस, जर्मनी, जापान और पोलैंड के एम्बेसडर्स को पहलगाम हमले के बारे में ब्रीफ कर रहा है। कोशिश ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान और उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों को हाईलाइट किया जा सके और पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके। देखिए, पाकिस्तान के बहुत कम दोस्त हैं और आतंकवाद के जैसे मुद्दे पे
बहुत कम देश हैं जो उनकी बात सुनेंगे। एक जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का वो चीन है, लेकिन चीन को भी ये एक समझना चाहिए कि आज अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा आतंकवाद में, कल वही इस्लामिक फोर्सेस, टेररिज्म की फोर्सेस चीन में भी फैला सकते हैं आतंकवाद। और अगर भारत को पूरा ही उन्होंने एलिनेट किया एक ऐसे अहम मुद्दे पे, तो भारत के पास भी और कोई रास्ता नहीं होगा कि यूएस और बाकी वेस्टर्न देशों से मदद ले। पाकिस्तान के पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूएन जनरल असेंबली है या ओआईसी है, और जनरल असेंबली में तो सितंबर से पहले कुछ कह नहीं सकते, और ओआईसी का अगर स्पेशल सेशन कोई बुला दे वहां बोल सकते हैं। बाकी इस्लामिक देशों में से भी अब बहुत कम देश हैं जो पाकिस्तान की सुनाई करेंगे। टर्की है जहां अभी शरीफ साहब, अभी शहबाज शरीफ गए भी थे, और एर्डोगन है उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, और मलेशिया। इसके अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो मैं जानता हूं जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में आज के दिन पे पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा या पाकिस्तान की बात सुनने को भी तैयार होगा। भारत की कार्रवाई पर पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 24 अप्रैल को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई। इसमें सुरक्षा मसलों के अलावा पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हुई। बैठक में भारत के फैसले को गैर जिम्मेदाराना और अनुचित बताया गया और पाकिस्तान ने कुछ ऐलान किए। क्या ऐलान? इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत के फैसले को पाकिस्तान नकारता है। सिंधु घाटी के प्रवाह को रोकना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत के सभी द्विपक्षीय समझौतों को सस्पेंड करने का अधिकार पाकिस्तान के पास सुरक्षित है। इसमें शिमला समझौता भी शामिल है। पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव से अपना वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। भारत से इस रास्ते का सारा ट्रांजिट बंद होगा। पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय नागरिकों के सार्क वीज़ा को रद्द कर दिया है। इसके तहत पाकिस्तान मौजूद भारतीयों को 48 घंटे में निकलना होगा। सिख तीर्थयात्रियों को इससे छूट मिली है। भारतीय सैन्य सलाहकारों को 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। भारतीय उच्चायोग का स्टाफ 30 अप्रैल 2025 से 30 लोगों तक सीमित होगा। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र भी बंद होगा। भारत के साथ सारा व्यापार भी तत्काल प्रभाव से निलंबित होगा। क्या पाकिस्तान के इन काउंटर मेजर्स का भारत पर कोई असर पड़ेगा? हमने पूछा एक्सपर्ट से। शिमला एग्रीमेंट क्या बेसिकली कहता है कि आप बातचीत के जरिए अपने जितने मुद्दे हैं उनको सुलझाएंगे, कि यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग सुलझाएंगे, पीसफुली सुलझाएंगे। तो अगर आप शिमला एग्रीमेंट को कहते हैं कि हम नहीं मानते, उसका मतलब आप कहते हैं कि हम अमन शांति के दौरा भारत के साथ रिश्ते नहीं कायम कर सकते हैं। उसका एक ही मतलब है कि आप जंग चाहते हैं, और उस जंग में ये सब जानते हैं कि शायद 1-2 दिन के बाद आपको लगे कि पाकिस्तान की फौज कुछ कर सकती है, लेकिन सचमुच स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान अपने आप को खुदकुशी करने के अलावा ऐसा कोई रैशनल कदम नहीं ले सकता जिससे उनको फायदा हो। पाकिस्तान की बात हो रही तो एक और अपडेट जान लेते हैं। बीएसएफ का एक जवान, उसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने कस्टडी में लिया है। ये जवान पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में गलती से बॉर्डर पार कर गया था। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि पूरा घटनाक्रम 23 अप्रैल का है। बीएसएफ जवान की पहचान पीके सिंह के तौर पर हुई। भारतीय अधिकारी जवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये तो दोनों देशों के बीच के हाल हुए। अब जम्मू कश्मीर का हालात बताते हैं। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच पिछले 24 घंटे से लगातार एनकाउंटर चल रहे हैं। कुलगाम और बारामूला के बाद आज उधमपुर जिले में एनकाउंटर हुआ। बसंतगढ़ के पास हुई इस मुठभेड़ में 6 पैरा एसएफ के हवलदार शेख झंटू अली वीरगति को प्राप्त हुए। इससे पहले 23 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले के उरी नाले में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। उनके पास से 2 AK सीरीज की राइफल, चीनी पिस्टल और 10 किलोग्राम IED बरामद हुआ। अभी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कुछ ज़रूरी जानकारियां साझा की। हमने आपको बताया था पुलिस ने 23 अप्रैल के दिन 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए थे। उनके नाम को लेकर कुछ भ्रम था, अब सामने आ गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इन तीनों के नाम हैं हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, अली उर्फ तलहा भाई और आदिल हुसैन। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मूसा और तलहा पाकिस्तान से है, वहीं आदिल कश्मीर का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आतंकवादियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा है। सूचना देने वाले शख्स की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। इधर पहलगाम से भी कहानियां लगातार सामने आ रही हैं, कहानियां जिसमें स्थानीय लोगों ने पीड़ितों की मदद भी की।
इस वीडियो में एक स्थानीय व्यक्ति सज्जाद अहमद भट्ट को हमले में घायल व्यक्ति को पीठ पर लाद कर ले जाते हुए आप देख सकते हैं। इस शख्स का नाम है सज्जाद अहमद भट्ट। भट्ट पहलगाम में शॉल बेचते हैं। मुझे पूरा घबराहट हो रहा था, मतलब ऐसा बेचैनी हो रहा था हम क्या करें, किसको हम पानी पिलाए, किसको हम उठाए। तो जैसे हम देखा क्या मंजर था जब आप मंजर था वो सीधा कयामत का मंजर था वहाँ पे, कि देख रहे थे कैसे लोग उधर भाग रहे, मतलब मदद के लिए चला रहे, कुछ बच्चे थे, कुछ लेडीज थे। तो हम उनको बिठा के वहाँ पे बोला था आप पानी पियो, आपको डरने का जरूरत नहीं है, हम मतलब आप डरो मत, हम लोग कल आए आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे। और जैसे हमने जो जख्मी को देखा था जिनके हाथों में चेहरे पे खून लगाया था, हमने उनको उठा के पहलगाम की तरफ रवाना किया, घोड़े पे बिठा के और कहीं को कंधे पे। इसी तरह का साहस अनंतनाग की कपड़ा व्यापारी नजाकत अहमद शाह ने भी दिखाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के 11 लोगों की जान बचाई और फिर उन्हें सुरक्षित श्रीनगर हवाई अड्डे तक पहुंचाया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में पर्यटकों को बचाने में लगी नजाकत अपने चचेरे भाई आदिल हुसैन शाह के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। आदिल हुसैन शाह की मौत भी उसी आतंकी हमले में पर्यटकों को बचाते हुए हुई थी। हमारा जो भाई हमारा चले गया आदिल हुसैन शाह, वो हमारा ब्रदर था, कजिन ब्रदर, वो घोड़ा चलाता था। हमें यही फील हो रहा था कि अगर हमें गोली लग जाए, मैंने उनको सीने के साथ लगाया था, तो इनको बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं, हम भी बच्चे वाले हैं। इसीलिए हमको यही था कि टूरिस्ट की जान बचानी फर्ज है, हमारा फर्ज था, और ये हमारी इंसानियत थी। इंसानियत का मतलब कत्ल हुआ वहां पे, जो वहां पे फायरिंग हुई। इधर जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोग आतंकी हमले के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राउंड पर ललन टॉप की टीम हमारे साथी अभिनव और राशिद मौजूद हैं। देखिए उनकी बातचीत। कश्मीर में एक अजीब सी खामोशी है, एक सन्नाटा है, मानो अंदर ही अंदर कुछ सुलग रहा है। ललन टॉप की टीम पहलगाम पहुंच चुकी है। ऐसी ही किसी पीर पंजाल की पहाड़ियों को पार करके वो आतंकी आए थे जिन्होंने 22 तारीख को कायराना हमला किया पहलगाम के बैसन वैली में, और उस वैली तक जाने की हमारी कोशिश रहेगी ताकि हम आपको दिखा सकें कि चीज़ें कैसे हो सकी। लेकिन अभी वो एरिया कॉर्डन ऑफ है सुरक्षा की दृष्टि से। कुछ पत्रकार गए थे, लेकिन अभी ज़्यादातर लोगों को बारी बारी से जाने दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। जो हमने एक दिन पहले देखा कि पूरे कश्मीर में बंद बुलाया गया था, कश्मीर में प्रदर्शन हुए, दुकानें बंद रहीं, कारोबार ठप रहा। आज जब हम इंटीरियर इलाकों में आते हैं तो देखने समझने में आता है कि कुछ दुकानें जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की दुकानें हैं वो खुलने लग गई हैं। लेकिन पहलगाम में अभी भी सब कुछ बंद है, ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट बंद हैं, टूरिस्ट नदारद हैं। जो ये गाड़ियाँ हैं, ये जो सड़क है, ये टूरिस्ट के काफ़िले से गाड़ियों से पटी रहती थी, अभी वैसी कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। टूरिस्ट अब नहीं जा रहे हैं। सबके मन में एक डर है, एक भय है, एक आशंका है, और लोग जवाब चाहते हैं कि आखिर यह इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हुआ, ये चूक कैसे हुई, उन लोगों को क्यों नहीं बचाया जा सका, क्या आतंकियों को पहले रोका जा सकता था, कोई इंट में चूक हुई, भारत सरकार इस पे क्या कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इलाके को कॉर्डन ऑफ करके तमाम जगहों पे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। और जो परिवार है वो दुख में है, कश्मीर का भी एक परिवार उसमें है, और देश के 25 परिवार इस दुख से, इस पीड़ा से, इस वेदना से गुजर रहे हैं। और सिर्फ वो वेदना उन परिवारों तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश में फैली हुई है, और पूरा देश हिसाब चाहता है, जवाब चाहता है कि सरकार अपने स्तर पे किस तरीके से कार्रवाई करती है, किस तरीके से उन्हें खोजा जाता है, उन्हें सज़ा दी जाती है, उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथी राशिद के साथ हम पहलगाम में हैं, और आप तक पल पल की न्यूज़ पहुँचाते रहेंगे। जो भी अपडेट होगा, जो भी यहाँ का सच है, आप तक पहुँचाने की हमारी कोशिश रहेगी। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।